हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस लेक्चर में नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं बोल दूं कि जो भी अपना प्रीवियस लेक्चर, जो भी स्टूडेंट अगर आप अभी इस लेक्चर को देख रहे हो, कर रहे हो, तो इससे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस चैप्टर जैसे मोशन जो मैं कंप्लीट किया हूँ उसको एक बार जरूर कर लेना, ताकि उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं इस चैप्टर में यूज करूंगा। ठीक है। और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको तभी आसानी होगी जब तुम प्रीवियस या जब प्रीवियस लेक्चर को या प्रीवियस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किए होगे। ठीक है। ऐसे मेरे तरफ से तो मैं इतना तो आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। बट इन अगर कोई दिक्कत आती है तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखना। ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ। नए चैप्टर का नाम है फोर्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग ये लगाओ कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स होता क्या है, सबसे पहले ये हम बात करते हैं कि व्हाट इज फोर्स। एक्चुअली फोर्स होता क्या है। सर आज तक तो मैंने बहुत सारा डिफिनेशन सुना है, पुल सर पुल इज नोन एज फोर्स। ठीक है। लेकिन एक्चुअली में फोर्स होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में जानेंगे, और फोर्स के बारे में ये हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, फोर्स को मैं ये बोल रहा हूं कि फोर्स इट इज द एफर्ट, इट इज द एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर responsible for the change of state of rest or at motion। ठीक है। मतलब मैं दो बात बोला हूं कि ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, तो हम उसको, उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये ध्यान में रखना कि फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर विच इज, फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब क्या होता है थोड़ा समझना। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, एक कार है। क्लियर। अगर ये कार की बात करें, ये अभी रेस्ट पे है। कहां पे है? रेस्ट पे। ठीक है। और अगर ये अभी रेस्ट पे है तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इससे, अगर अभी ये रेस्ट पे है तो अपने को क्या मिलेगा कि जब फोर्स लगाओगे ना तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, इस तरह से। क्लियर। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, सिचुएशन को समझना कि फोर्स लगाया तब ऑब्जेक्ट मूव किया, मैंने फोर्स लगाया तब ऑब्जेक्ट मूव किया। अगर फोर्स नहीं लगाता तो ऑब्जेक्ट का कोई मूवमेंट नहीं होता, मतलब रेस्ट में ही रहता। बताओ, रेस्ट में था पहले, बाद में वो मोशन में आया, मतलब चेंज इन स्टेट हुआ कि नहीं? चेंज इन स्टेट। और जब कभी भी चेंज इन स्टेट की बात करते हैं तब फोर्स का नाम आता है। सिंपल ये ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट को अगर चेंज करना हो तो फोर्स यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज विदाउट फोर्स यू कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये नोट कर लो कि फोर्स वैसा एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके कारण हम किसी भी बॉडी का स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टेट बोले तो अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में कर सकते हैं, अगर वो मोशन में है तो उसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्लियर। अब मैं दो बात बोल रहा हूं। ठीक है। दो बात मैं क्या बोल रहा हूं कि ये फोर्स के बारे में, कि फोर्स किसी फिक्स डायरेक्शन में लगता है। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ फिक्स डायरेक्शन। फोर्स
एक्ट्स इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? फोर्स किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में लगना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो या तो इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, या इधर लगाओगे, कहीं भी लगाओगे, मतलब एक फिक्स्ड पार्टिकुलर डायरेक्शन में तो लगा रहे हो ना फोर्स को। ठीक है, मतलब सिंपल मैं ये बोल रहा हूं कि ईच फोर्स हैज ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कि फोर्स के पास पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, जिसके कारण जब डायरेक्शन है तो इसी के यही मेन रीजन है कि फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फोर्स को क्या बोल देते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? सर फोर्स को वेक्टर क्यों बोलते हैं? फोर्स को वेक्टर बोलने के पीछे का एक ही रीजन है कि इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाओ ना, एक फिक्स डायरेक्शन में लगेगा। मान लो आप ऐसे कर रहे हो, सपोज करो ये हाथ है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हो ना, तो ये दिस इज द डायरेक्शन व्हिच मेक्स द फोर्स ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, इस वजह से हम लोग फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर? अब आगे की बात करें तो हम लोग कुछ और बात करते हैं कि फोर्स कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो फोर्स सबसे पहले अपने पास पढ़ना है दो टाइप का। एक है पहला बैलेंस्ड फोर्स, पहला है बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो ये एक्चुअली होता क्या है बैलेंस्ड फोर्स? सपोज करो, एक एग्जांपल के साथ में बात करूं, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ये अभी रेस्ट पे है, इस पे मैंने फोर्स लगाया एक F1 और इधर से दूसरा फोर्स F2। ठीक है, पहला F1 और दूसरा F2। अगर F1 का मॉड बराबर हो जाए F2 का मॉड, मतलब क्या? इफ द मैग्नीट्यूड of both the forces are equal, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा, एंड द डायरेक्शन इज अपोजिट, एंड डायरेक्शन इज अपोजिट। मतलब जब डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स, इन दोनों फोर्स का नाम देंगे बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स वैसा फोर्स जब किसी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे, उस केस में हम लोग इसे बैलेंस्ड बोलेंगे। ठीक है, मतलब इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स एफ नेट की बात करें, नेट फोर्स की बात करें तो 0। ठीक है, तो अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे, और जब इक्वल एंड अपोजिट होंगे मतलब नेट फोर्स 0। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे मूव करते हैं, एक एग्जांपल है अनबैलेंस्ड फोर्स का, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल के साथ बात करें तो सपोज करो कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसा कुछ। ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है कुछ F1 और ये F2। ठीक है, यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है
कि या तो F1 बड़ा या F2 बड़ा। ठीक है, अपने पास दो सिचुएशन हो सकता है, या तो F1 बड़ा, सिचुएशन 1 मतलब केस 1 की बात करो, केस 1 की बात करो। ठीक है, केस 1 की बात करें तो इसमें क्या बताता है, इफ F1 का जो मॉड है वो ग्रेटर देन F2 का मॉड। ठीक है, तो अगर F1 बड़ा है F2 से, मतलब इधर वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, इधर वाला फोर्स कम लग रहा है, मतलब नेट फोर्स जो होगा F नेट इन द डायरेक्शन ऑफ F1। क्लियर, तो F1 के डायरेक्शन में ही लगेगा। ये कब लगेगा, जब F1 इज ग्रेटर देन F2। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 है, इस केस में जो बॉडी पे नेट फोर्स लगेगा वो F नेट के डायरेक्शन में लगेगा। मतलब यहाँ पे मैं सिंपल बोल रहा हूं कि नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी पे कैसा फोर्स लगा, अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब थोड़ा और सोचो, सिचुएशन नंबर 2 मतलब केस 2 में यह भी तो हो सकता है कि इफ F2 का मॉड इज ग्रेटर देन F1 का मॉड, अगर F2 बड़ा हो जाए F1 से। ठीक है, अभी तो जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने बात किया था कि F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है, लेकिन सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि F2 इज ग्रेटर देन F1। ठीक है, तो जब F2 बड़ा हो जाए, मतलब ये बॉडी है, इस पे इधर से F1 लगा रहे हो और इधर से F2 लगा रहे हो, और F2 इज ग्रेटर देन F1, तो देन नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। ये ध्यान रखना। ठीक है, नेट फोर्स F2 माइनस F1, और ये इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब सिंपल मैं ये बोल दे रहा हूं कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, F नेट शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, मतलब उस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब मैं एक बात बता रहा हूं कि इफ unbalanced forces are acting on a body, अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, देन F नेट हमेशा ऐसा होगा, मतलब जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा।